हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर का अवसर लागत सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो अवसर लागत सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन 1936 में प्रोफेसर हैबर्लर द्वारा किया गया। हमने अभी तक दो सिद्धांत कर लिए हैं। एक एडम स्मिथ का हमने निरपेक्ष लागत सिद्धांत किया है, दूसरा हमने रिकार्डो का सापेक्ष लागत सिद्धांत कर लिया है। और अब हम अवसर लागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कर रहे हैं। इसका प्रतिपादन 1936 में हैबर्लर द्वारा किया गया। जो रिकार्डो का हमने तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ा है, उसी की दोषपूर्ण मान्यता को दूर करने के लिए, कौन सी मान्यता? श्रम उत्पत्ति का केवल एकमात्र साधन है। इस मान्यता को गलत सिद्ध करके, या ये मान्यता गलत थी, इसकी आलोचना के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो अवसर लागत सिद्धांत था, वो एक वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया था प्रोफेसर हैबर्लर के द्वारा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का क्या महत्व होता है, इसे समझने से पहले हम अवसर लागत का अर्थ समझते हैं। देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं हम। इसे मैं आसान शब्दों में तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं और बहुत प्रयोगात्मक होते हैं। हमें पता है उत्पत्ति के जो साधन है वो सीमित है और उनके बहुत सारे यूज संभव हैं। चूंकि प्रत्येक साधन सीमित है, इसलिए उसको हम सभी प्रयोगों में प्रयुक्त नहीं कर सकते। हर एक काम तो नहीं कर सकते ना। इसलिए समाज की दृष्टि से उसका किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि अन्य उद्देश्यों के अवसर का हम त्याग कर रहे हैं। सपोज करो, यदि कोई व्यक्ति ए भी बना सकता है, बी भी बना सकता है, और वो सिर्फ ए बना रहा है तो बी का तो त्याग कर रहा है। ए वस्तु बना रहा है तो बी का त्याग कर रहा है। यही क्या है? उसकी अवसर लागत है। अवसर लागत सैक्रिफाइस वैल्यू से हमें पता चलती है। देखो, सामान्य शब्दों में मैं एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाती हूँ। एक कारपेंटर है, वो एक दिन में या तो एक टेबल बना सकता है या दो चेयर बना सकता है, एक मेज बना सकता है, दो कुर्सी बना सकता है। एक टेबल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? दो चेयर के बराबर है। एक टेबल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके बराबर है? दो चेयर के बराबर है। अगर वो एक दिन में या तो वो एक टेबल बनाएगा या तो दो चेयर बनाएगा। अब देखो, अगर हिंदी में इसे मैं बताऊं, किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प होती है, इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। वह उत्तम विकल्प है जिसका परित्याग किया जा सकता है, जिसका परित्याग किया जा सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंट्री है, वो फैक्टर्स की एक यूनिट के द्वारा, उत्पत्ति की एक यूनिट साधनों के द्वारा या तो 6 kg वीट बना सकती है, 6 kg गेहूं बना सकती है, या 10 kg राइस बना सकती है। या तो 6 kg गेहूं बनाएगी या 10 किलो चावल बनाएगी। एक कंट्री बी है, जो उतने ही फैक्टर्स के द्वारा, एक यूनिट ऑफ फैक्टर्स के द्वारा ही कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 8 kg वीट का प्रोडक्शन कर सकती है या 4 kg राइस का प्रोडक्शन कर सकती है। अब देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला है और कैसे टेबल बनाई है। यहाँ देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ वीट। हम एक यूनिट वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं ए कंट्री के लिए। एक वीट का, ये रहा वीट, जिसका निकालना है वो ऊपर लिखेंगे। वीट का ऊपर लिख दिया, अपॉन कितना राइस। अगर वीट ना बनाया जाता तो कितना राइस बनाया जाता? 10 से डिवाइड करेंगे, आया 0.6। समझ में आया? वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा? जिसका भी निकालना है वो ऊपर लिखो, अपॉन जो सेक्रीफाइस कर दिया वो नीचे लिखो। अगर हम वीट बना रहे हैं तो सेक्रीफाइस किसका कर रहे हैं? राइस का, तो राइस नीचे लिखा, तो 0.6 आ गया। ये लिख दिया हमने, 0.6 यूनिट वीट। नेक्स्ट देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ राइस। ए कंट्री के लिए राइस का देख रहे हैं, जो निकालना है वो ऊपर लिखो, 10 ऊपर, अपॉन वीट नीचे, सेक्रीफाइस जिसका करा है वो नीचे, 1.6 यूनिट राइस आ गया। अब देखो, अगर बी का अपॉर्चुनिटी, बी कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम वीट का देख रहे हैं तो 8/4 यानी कि 2 यूनिट आ गया। और अगर हम बी कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं राइस का, तो राइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? राइस का ऊपर लिखा जाएगा, तो 4 kg अपॉन 8 kg, 0.5 kg। तो यहाँ पर देखो आप, हमारा क्या आया? 0.6 kg वीट ए कंट्री के लिए। ऐसे सीधा देखेंगे, यहाँ पे वीट लिखा हुआ है, यहाँ पे राइस। वीट 0.6 हो रहा है
और राइस 1.6 हो रहा है, तो किस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है? 1.6, यानी कि राइस में ज़्यादा है। तो कंट्री ए को राइस में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और केवल राइस का उत्पादन करना चाहिए, यानी कि केवल और केवल चावल का उत्पादन करना चाहिए ए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। और बी कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीट का ज़्यादा है, इसलिए बी कंट्री को केवल और केवल गेहूं का उत्पादन करना चाहिए। और इस उत्पादन के बाद सपोज करो ए कंट्री हमारी गेहूं का उत्पादन कर रही है, बी कंट्री हमारी राइस का उत्पादन कर रही, वीट का उत्पादन कर रही है, तो अब जो हम उत्पादित नहीं कर रहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा दूसरे देशों से आयात कर लिया जाए, तो दोनों ही देशों को फायदा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। सपोज करो हम अपने देश में 50 में बना रहे हैं, दूसरे देश से यदि हम 40 का आयात कर सकते हैं तो आयात कर लेना चाहिए। इसी तरह से एग्जाम्पल में हमें पता चला कि ए कंट्री को राइस में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और सिर्फ राइस बनाना चाहिए, और बी कंट्री को वीट में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और सिर्फ वीट का उत्पादन करना चाहिए। अब देखो हम आगे करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र के द्वारा अवसर लागत सिद्धांत कैसे बताया जाता है। देखो उत्पादन लागत की 3 स्थितियां हो सकती हैं, ये हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व देख रहे हैं। उत्पादन लागत की 3 स्थितियां हो सकती हैं, या तो स्थिर लागत आए, या तो घटती लागत आए। अगर लागत घट रही है तो इसका मतलब है लाभ बढ़ रहे हैं, बढ़ते लाभ हैं। या फिर बढ़ती लागत आए, यानी कि अगर लागत बढ़ रही है तो उत्पादक के लाभ घट रहे हैं। ये 3 स्थितियां हो गई। अब पहली स्थिति में हम देखते हैं स्थिर लागतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस। देखो अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत स्थिर लागतों का तात्पर्य है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को निश्चित अथवा स्थिर दर पर छोड़ना पड़ेगा, यानी कि एमआरएस कांस्टेंट है। ये जो ऐसे लाइन लगाते हैं इसका मतलब है कांस्टेंट है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज रहेगी। अगर हम स्थिर लागतों का मतलब है, अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो जितना एक वस्तु का बढ़ाना चाहते हैं एक निश्चित दर पर दूसरी वस्तु का हमें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, नीचे टेबल और डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे A B C D E F कंडीशंस ली हैं, A B C D E F कंडीशंस हैं। वीट, यूनिट ऑफ वीट लिया है, यूनिट ऑफ राइस लिया है, इधर MRS XY लिया है। MRS हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। अगर ए कंडीशन ये है कि केवल वीट उत्पादित किया जाए तो 10 यूनिट वीट का उत्पादन होगा, 0 यूनिट राइस। सपोज करो एक फील्ड है, एक टुकड़ा है खेत का, ये एक लैंड का टुकड़ा है। अगर इस पूरे पे हम केवल वीट उत्पादित करते हैं, गेहूं उत्पादित करते हैं, तो 10 kg हमें 10 यूनिट हमें गेहूं की मिल जाती हैं, 0 यूनिट हमें राइस की मिलती हैं। बी, अगर हमें एक राइस बढ़ाना है, 1 यूनिट राइस की बढ़ानी है, इसके एक टुकड़े पे राइस का प्रोडक्शन करना है, तो वीट कम होगा, वीट 8 हो गया। सी में हमने फिर राइस बढ़ाया, वीट और कम हो गया, फिर राइस बढ़ाया, वीट और कम हो गया। इस तरह से हम करते आ रहे हैं। तो देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ वीट लिया है, यानी कि जो हमारा वीट गेहूं की मात्रा ली है, इधर हमने चावल की मात्रा ली है। ये सारे पॉइंट हमने इधर डाल लिए, 2 4 6 8 10, और राइस के सारे पॉइंट हमने इधर डाल लिए, 1 2 3 4 5। पहला है 10 0, ए पॉइंट है 10 0, ये रहा 10 0 ए पॉइंट। बी है 8 1, 8 पे ऊपर देखेंगे, 1 पे इधर देखेंगे बी पॉइंट। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, और सारे पॉइंट को मिला दिया, तो ये स्थिर लागतों के अंतर्गत हमारा क्या आ गया, अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व कह सकते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह सकते हैं, ये हमारा आ गया है। तो स्थिर लागतों के अंदर जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है या जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसे कहते हैं, वो नीचे ऋणात्मक ढाल वाली या नीचे गिरती हुई सीधी रेखा आता है, ये हमेशा ही सीधी रेखा में आएगा। ठीक है, अब देखो इससे अगर ये हर बार MRS 1:2 क्यों लिखा है, डेल्टा वाई में कितना चेंज आया, 0 से 1 का चेंज, तो 1 ऊपर। यहाँ 10 से 8 पे जाने के लिए कितना का चेंज, 2 का चेंज, तो इसलिए 1:2। यहाँ पे देखो 2 से 3, 1 से 2 पे जाने के लिए कितने का चेंज, 1 का चेंज।
8 से 6 पे जाने के लिए कितने का चेंज, 2 का चेंज, यानी कि MRS हर जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब ये स्थिर लागतों के अंतर्गत हो रहा है। हर बार हम डेल्टा वाई, इस वाई हमने राइस लिया है, एक्स हमने वीट लिया है, हर बार हम इसका भी चेंज देखेंगे कि हर यूनिट में कितना चेंज आया है, और इसका भी चेंज देखेंगे कि हर यूनिट में कितना चेंज आया है। अब एक इससे हमें, इस टेबल से हमें क्लियर है कि 1 यूनिट अगर हम राइस बढ़ाना चाहते हैं, देखो हर जगह 1 यूनिट, तो 2 यूनिट हमें वीट का त्याग करना पड़ रहा है। तो जो हमारी चावल का जो हमारा अवसर लागत है वो कितनी है, 2 यूनिट ऑफ गेहूं। एक चावल के लिए, 1 यूनिट ऑफ चावल के लिए हमारी अवसर लागत है 2 यूनिट गेहूं का त्याग करना। ये तो एक देश की स्थिति में हो गई। अब देखो 2 देशों की यदि स्थिति है, मैंने एक देश ए ले लिया, एक देश बी ले लिया। गेहूं 10 उत्पादित करता है, चावल 5 उत्पादित करता है, यही वाला सेम बी देश है जो 10 ही गेहूं उत्पादित करता है पर 8 चावल उत्पादित कर सकता है वो। ठीक है, तो ये हमने पहले वाला बनाया था 5 तक, ये वाला सेम डायग्राम, ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सेम डायग्राम है। इधर वीट की क्वांटिटी ली है, इधर राइस की क्वांटिटी ली है। ये हमारा पहला, ये एज इट इज सेम डायग्राम है। इसके बाद जो ये आगे हम बढ़ते हैं 10 से 8, ये हमारा दूसरा डायग्राम है। 5 के ऊपर ही आएगा 8, इसलिए मैंने बिना यहाँ पे नंबर्स लिखे बना दी ऊपर लाइन। ये ए कंट्री के लिए है, ये बी कंट्री के लिए है। ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10 वीट बराबर 5 राइस, 10 वीट के बराबर 5 राइस मिलेगा। और बी का क्या है, 10 वीट बराबर 8 राइस, 10 वीट के बराबर है 8 यूनिट ऑफ राइस। किस में फायदा है, अगर ए कंट्री वीट का, देखो यहाँ पे वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है, बी में राइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है, तो ए कंट्री को तो वीट का प्रोडक्शन करना चाहिए और बी कंट्री को राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए। या तुम यूं भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे 10-5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसका, वीट का निकाल लूं, वीट का कितना होगा, अगर 10 वीट है 10/5, 2 आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ गया, 2। अभी जैसे हमने पीछे निकाला था वैसे ही। और अगर मैं इसका निकाल लूं, इसका तो आ गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2, अगर मैं इसका निकाल लूं 10/8, 8 1 जा 8, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, किसका ज्यादा, यहाँ पे गेहूं का ज्यादा है। इसलिए ए कंट्री को गेहूं के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और बी कंट्री को क्या करना चाहिए, बी कंट्री को राइस के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। और बी राइस ज़्यादा बनाए, ए वीट ज़्यादा बनाए, ज़्यादा ये इसे निर्यात कर दे और यहाँ पे जो ज़्यादा बनाए उसका निर्यात यहाँ हो जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ये दोनों स्थितियाँ बैलेंस हो जाएंगी। और इनके बीच में यहाँ पर देखिए, इसके बीच में एक रेखा आएगी, जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं इसके बीच में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक रेखा आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके एक रेखा आ जाएगी, यहाँ तक मिला दीजिएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद की रेखा होगी। समझ में आ गया होगा। याद रखने वाली चीज ये है कि जो अवसर लागत सिद्धांत है किसने दिया, पहले तो आपको यही याद होना चाहिए। पीजीटी के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन, अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया। जो 20 का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन 2 बार था, कब दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मैं 20 वाला आपको बता रही हूँ, पीजीटी के एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम पेपर में 2 बार दे रखा था, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जब वो बार बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि अवसर लागत सिद्धांत, अवसर लागत क्या होती है, किसने दिया, तो अब वो थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको ये तीनों स्टेजेस इसकी अच्छे से आनी चाहिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया, अगर वीट का निकाल रहे हो तो वीट ऊपर, सेकंड वाली कोई भी वस्तु हो वो नीचे रखेंगे। अगर किसी और चीज़ का सपोज करो राइस का निकाल रहे हो तो राइस ऊपर, सेकंड वाली वस्तु नीचे रखी जाएगी। इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। स्थिर लागतों के अंतर्गत आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी स्थिति, घटती लागत। अगर लागत घटेगी तो लाभ बढ़ेंगे, तो बढ़ते लाभ की स्थिति या घटती लागत की स्थिति में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या हमारा जो अवसर लागत वक्र होता है वो कैसा होता है। देखो, घटती इंटरनेशनल ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट, घटती हुई लागत दशाओं में अवसर लागत वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, कॉन्वेक्स, देखो ये कॉन्वेक्स है ना, ऐसे होता है कॉनकेव, ऐसे होता है कॉन्वेक्स, ऐसे कॉनकेव, ऐसे कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स होगा। अर्थात वक्र का ढलान ऋणात्मक होगा, नेगेटिव स्लोप है इसका, जो उत्पादन में घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर को बताता है। अगर लागत घट रही है तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी घट रही है। तो अगर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घट रही है तो ये कैसा होगा,
कॉन्वेक्स होगा। इसलिए ऋणात्मक ढाल से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे दूसरी वस्तु की बढ़ी हुई मात्रा का त्याग करना पड़ता है। अगर इसके हम हर एक पॉइंट पे देखें ना, अगर तुम ऐसे करके ऐसे अपना डायग्राम बना के ना, सबसे आसान होता है इकोनॉमिक्स से समझना जब आप डायग्राम बना के करोगे, ऐसे लाइन डालना, इधर 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 इधर, तो तुम देखोगे इधर का जो बॉक्स आएगा वो छोटा आएगा, इधर का बॉक्स बड़ा आएगा। इसका मतलब है, मतलब मैं तुम्हें करके ही बता देती हूँ, पर ये डायग्राम खराब हो जाएगा, इसमें दिक्कत आ जाएगी। मैंने ये सही कर रखा है ना। देखो मैं ये कह रही हूँ तुम्हें कि आप लोग ना ऐसे डालना, यहाँ से यहाँ डालो, कहीं पे भी डाल सकते हो। एक लाइन ये बन गई, ठीक है। इसके बाद आप फिर दोबारा डालो, ठीक है। इसके बाद आप फिर दोबारा डालो, इसके बाद तुम फिर दोबारा डालो। देखो ये कितना सा बॉक्स आया है, ये कितना ज़्यादा आ रहा है, ये कितना सा बॉक्स आया है, ये कितना ज़्यादा आ रहा है, ये कितना सा बॉक्स है, ये कितना ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की उत्पादन बढ़ा रहे हैं, कपड़े का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो वैसे शराब का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमें मैं गलत बोल गई। इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम कपड़े का, इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम कपड़े का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है स्लोप की जैसे जैसे कपड़े की इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमें शराब की ज़्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। अगर कपड़ा कॉन्वेक्स का मतलब है, अगर कपड़ा बढ़ाना है तो शुरू में तो शराब की कमी इकाई दोगे, लेकिन अगर कपड़ा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो शराब की इकाइयों का ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। ये है हमारा घटती लागतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या जो हमारा अवसर लागत वक्र है। अब देखो ये जो आर डैश है ये अवसर लागत वक्र है, ए भी जो है ये घरेलू कीमत अनुपात है, और क्यू बिंदु पर यहाँ पर संतुलन हो रहा है, संतुलन बिंदु ये घरेलू कीमत अनुपात, कीमत रेखा जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं, इसे जहाँ टच करेगा अवसर लागत वक्र वहीं संतुलन होगा। तो क्यू बिंदु पर संतुलन है, जहाँ ओ बी इतनी कपड़े की इकाई बन रही है और ओ ए इतनी हमारी शराब की इकाई बन रही है, और यहीं पर प्रोडक्शन करना उस देश के लिए अच्छा होगा। अब देखो बढ़ती हुई लागत दशाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट, बढ़ती लागतों के अंदर अगर लागत बढ़ रही है तो लाभ घटेंगे, घटते लाभ। अब देखो ये जो होता है ना हमारा ये सीमांत, ये वो कांस्टेंट, याद रखना स्थिर लागतों के अंतर्गत क्या बताता है, एमआरएस कांस्टेंट है। घटती लागतों के अंतर्गत बताता है जो हमारी एमआरएस है वो घटती हुई है, और बढ़ती लागतों के अंदर बताता है हमारी एमआरएस जो है वो बढ़ती हुई है। तो यहाँ पर एमआरएस हर एक जगह हमारी बढ़ती हुई होगी, और जब हमारी एमआरएस बढ़ती हुई होगी तो इसका मतलब है जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की तरफ कॉनकेव होगा। मतलब अगर हम कपड़े का उत्पादन बढ़ाएंगे तो शराब के रूप में कपड़े की जो अवसर लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे वहाँ पे ये वाला बॉक्स बड़ा बन रहा था, यहाँ पे ये वाला बॉक्स छोटा बन रहा है, ये देखो कितना बड़ा, ये कितना छोटा। तो जैसे जैसे हम कपड़े का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो शराब के रूप में जो कपड़े की अवसर लागत है वो क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है। और इन दोनों ही कंडीशन में जो घटती, यहाँ पर जो हमने पहले देखा था स्थिर लागत, वहाँ पर पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। अगर विशिष्टीकरण करना है हमें वीट में भी कर सकते हैं, राइस में भी, जिसमें भी करेंगे पूर्ण विशिष्टीकरण करेंगे, लेकिन इन दोनों में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता। देखो याद करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। मैंने अभी आपको 3 बातें बताई हैं, वो तीनों बातें समझने की कोशिश करो। फर्स्ट, स्थिर लागतों में ऐसे जाएगा। सेकंड, अगर हर बार बच्चा का गलती करता है, घटती लागत लिख रहा है, अगर क्या लिख रहा है, ये ध्यान देने वाली चीज है, घटती लागत, तो बढ़ते लाभ है, इसका मतलब क्या है, बढ़ते लाभ। और लागत घट रही है तो जो हमारी एमआरएस है ना वो भी गिर रही है, और एमआरएस गिरने का मतलब है ऐसे, हमारा ऐसे बनेगा, समझ में आया। और जो बढ़ती हुई लागत होती है, बढ़ती लागत, बढ़ती लागत का मतलब होता है घटते लाभ,
और अगर लाभ घट रहे हैं ना तो ऐसे जाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इन तीनों जो मैंने 3 तुम्हें डायग्राम बताए हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको जो आपका ये है कि किस में MRS कांस्टेंट होती है, किस में बढ़ी हुई होती है और किस में घटती है, ये पता होना चाहिए। अब देखो, हर एक सिद्धांत की अर्थशास्त्र में तो कमी भी बताई जाती है। तो जो ये हमारा सिद्धांत है हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत, इसकी जो आलोचना की गई है वो इसलिए की गई है कि इसमें अगर हम कल्याण निकालना चाहते हैं कि किस देश का कल्याण हो रहा है, कहाँ के उपभोक्ताओं का कल्याण हो रहा है, तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे। कल्याण के लिए ये अनुपयुक्त है। जेकब वाइनर ने कहा इसके अनुसार कि वास्तविक लागत सिद्धांत की तुलना में, वास्तविक लागत सिद्धांत कौन सा, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और रिकार्डो ने दिया था, उसकी तुलना में अवसर लागत सिद्धांत जो है वो कल्याणकारी नीतियों के मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हम कल्याण को कैसे इससे हम निकाल पाएंगे। और इसमें बाह्य बचतों की भी अवहेलना करी गई है। इसमें तो बस अवसर लागत था, जो अवसर लागत जैसी जैसी आती है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू कर दिया, लेकिन इसमें बाह्य बचतें जो होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, उन्हें भी इग्नोर किया गया है। जैसे अवसर लागत वक्र में बाह्य मितव्ययिताओं एवं अमितव्ययिताओं, मतलब बाह्यता में अच्छा प्रभाव सकारात्मक मितव्ययिता होती है, और बुरा प्रभाव जो होता है, नकारात्मक प्रभाव जो होता है, वो अमितव्ययिता होती है। तो उन दोनों के ही प्रभाव की अवहेलना करी गई है। ना हमने प्रोडक्शन जब हम करते हैं उसका नकारात्मक प्रभाव देखा, ना हमने उसका सकारात्मक प्रभाव देखा, जो उचित नहीं है। अवसर लागत की यह मान्यता कि दीर्घकाल में उपभोक्ताओं की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह भी उचित नहीं है। रुचि तो चेंज होगी। देखो, हर ही सिद्धांत में ज्यादातर ये मान के चला जाता है पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है ना, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता, आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मान्यताएं बिल्कुल गलत होती हैं। जैसे हमारी उपभोक्ता की प्रीफरेंस बदल सकती है, हम भी उपभोक्ता हैं, हमारी प्रीफरेंस या जो भी हमारी रुचि होती है वो बदलती रहती है, एक समान कभी नहीं रहती। और ना ही परफेक्ट कंपटीशन कभी रहता है। परफेक्ट कंपटीशन तो ये कह लो राम जी है, बनना तो सारे बाजार चाहते हैं पर बन नहीं पाते। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और इसे ढंग से एक बार डायग्राम बना के इसके नोट्स तैयार करो और ढंग से बना के करो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान है टॉपिक। थैंक यू सो मच।